Hello dear all students, welcome back to our YouTube channel. This is your Professor Nilesh Anandwadi. As you know that we were continuing about the plant breeding. It was from the enhancement in food production from the unit number 11 from the Maharashtra State Board syllabus. And we have discussed in last lecture that was about the plant breeding, introduction to plant breeding and steps of plant breeding. Today in this lecture we are going to discuss about applications of plant breeding. So we will discuss many applications of plant breeding in detail. So without wasting any time, let's begin. आज के इस लेक्चर में हम प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और कौन कौन से क्रॉप के ऊपर प्लांट ब्रीडिंग के एप्लीकेशंस है उनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं. सो बिफोर मूविंग इन डिटेल आई वुड लाइक टू टेल यू नॉर्मन ई बोरलग, one of the scientists, you can say Norman Borlaug. Norman Borlaug in the year 1960 to the 1970 has given one concept called green revolution. Yes, ग्रीन रिवॉल्यूशन. जनरली हम इसे हिंदी और मराठी में कहते हैं हरित क्रांति. हरित क्रांति मतलब ऐसी क्रांति जिसमें पूरे के पूरे प्लांट और प्लांट ही दिखाई देते हैं, जमीन दिखाई नहीं देते, इतनी सारी प्रोडक्शन आती है प्लांट की. तो इसके लिए 1960 टू 1970 इस एक डिकेड को, मतलब इस 10 साल को ग्रीन रिवॉल्यूशन ईयर घोषित कर दिए गए. और ये किसके बदौलत हुआ? वो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के बदौलत हुआ. और प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो होते हैं नॉर्मन बोरलग, नॉर्मन ई बोरलग. कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है, मैं खुद ही देख रहा था कि अगर कोई प्लांट फील्ड में, मतलब प्लांट क्रॉपिंग फील्ड में, एग्रीकल्चर में कोई अगर अवार्ड अचीव करता है, ज़्यादा अगर प्रोडक्शन लाता है, तो उसे कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाता है? तो बोरलग अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. तो बोरलग किसके नाम से अवार्ड दिया जाता है? नॉर्मन ई बोरलग, जिन्होंने 1960 टू 1970 इस दशक को, इस डिकेड को ग्रीन रिवॉल्यूशन ईयर में कन्वर्ट कर दिया. और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रॉप में, मतलब एग्रीकल्चर में अगर फूड प्रोडक्शन आया तो 1960 टू 1970 में. आजकल भी प्रोडक्शन है, लेकिन आजकल ज़्यादातर मशीनरी का यूज़ होता है, लेकिन वो पीरियड में इतने मशीनरी नहीं थे और फिर भी इतना प्रोडक्शन आया. कौन कौन से प्लांट में प्रोडक्शन आया वो हम डिटेल में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वीट. यस, पहले हम वीट के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. जस्ट लाइक वीट, बिफोर प्लांट ब्रीडिंग the quantity of a wheat was only 11 million ton before plant breeding, I am telling you. Yes, but after use of a plant breeding it is converted from 11 million ton to the 75 million ton. 75 million ton. आप गेसिंग कर सकते हो कितना ह्यूज डिफरेंस है. मतलब प्लांट ब्रीडिंग से पहले सिर्फ 11 मिलियन टन वीट का प्रोडक्शन होता था, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग होने के बाद 11 का डायरेक्टली 75 मिलियन में कन्वर्ट हो गया. यस, क्योंकि नॉर्मन ई बोरलग जो कि ये जो साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट ने इनके अंदर वीट में प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को यूज करके 11 टू 75 मिलियन टन पर ईयर में कन्वर्ट कर दिया. तो ये जो डिफरेंस है वो काफी छोटा डिफरेंस नहीं है, ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि कंट्री के कंट्री घर बैठ के खा सकती है. इतना वीट का इतना प्रोडक्शन हो जाता है. अब इन्होंने कौन कौन से मीट के वैरायटी बनाए? उन्होंने मीट के वैरायटी बनाए थे जस्ट लाइक हाई यील्डिंग, सेमी ड्वार्फ variety. Now what is mean by high yielding semi dwarf variety? High yielding means जिसके अंदर प्रोडक्शन काफी ज्यादा आता हो, और सेमी डॉर्फ वैरायटी का मतलब होता है ये कैसी वैरायटी है जिस सेमी डॉर्फ वैरायटी एक ऐसी वैरायटी जिनकी हाइट है ना काफी टॉल नहीं जाती, हाइट छोटी रहती है लेकिन प्रोडक्शन उनका ज्यादा है. सो दे आर हाई यील्डिंग मींस प्रोडक्शन इज वेरी हाई, बट दे आर हैविंग अ सेमी डॉर्फ वैरायटी मींस हाइट इज वेरी स्मॉल. सो आई टेल यू देयर वाज अ टू फेमस species of a wheat which was high yielding plus it was a semi dwarf variety. It was a Sonalika and Kalyan Sona.
Sonalika and Kalyan Sona were the two famous variety which was considered as a high yielding and semi dwarf variety of a wheat which was producing too much of a food material. Yes, अगर हम ये बात करें कि सिर्फ हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी, हाई यील्डिंग, सो हाई यील्डिंग में दूसरे भी कुछ एग्जांपल्स आते हैं जस्ट लाइक यू कैन से लर्मा रोजो 64, देन सफेद लर्मा, लर्मा रोजो 64, सफेद लर्मा, and you can say शरबती सोनारा, शरबती सोनारा. So this was the three famous species which was high yielding, and this Kalyan Sona and Sonalika was a species which was considered as a high yielding as well as semi dwarf variety. तो ये समझ गए आपको wheat के बारे में. By the plant breeding technique applied in wheat production, before plant breeding, wheat production quantity was only 11 million ton, but after applying of plant breeding, it was turned into the 75 million ton, just by the one Mexican scientist called Norman E. Borlaug. ठीक है? And he prepared two high yielding and semi dwarf variety of a wheat such as Sonalika and Kalyan Sona, and he also prepared some other high yielding varieties such as Lerma Rojo 64, Safed Lerma and Sharbati Sonora. All these are the variety of a wheat. Now I'll tell you, you can say millets. What is millets? Millets क्या होते हैं? Millets are nothing but the small seeded plants. They are like grasses. Yes, they are like grasses. For example, jawar, bajra, maize, etc. etc. So what is a millets? इन्होंने सबसे पहले व्हीट के ऊपर काम किया हुआ था, फिर उन्होंने राइस के ऊपर काम किया, फिर उन्होंने शुगर केन के ऊपर काम किया, फिर उन्होंने मिलेट्स के ऊपर काम किया. राइस को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, इसके लिए इतनी स्पेस में मैं आपको मिलेट समझा देना, उसके बाद हम राइस पढ़ेंगे. सो मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स आर नथिंग बट द स्मॉल सीडेड प्लांट्स और स्मॉल सीडेड ग्रेन प्लांट्स, एंड दे आर लाइक अ ग्रासेस ओनली. एग्जांपल्स आर जवार, बाजरा एंड मेज. व्हाई दे सिलेक्टेड दिस वन? जस्ट लाइक अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फूड मटेरियल हम इंडिया में जैसे चपाती खाते हैं, फुल्का खाते हैं, फॉरेन कंट्री में ब्रेड का ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो ये सभी चीज़ें जो है वो व्हीट से बनती है. उसके बाद ज़्यादातर पूरी दुनिया में राइस खाए जाते हैं, तो राइस के ऊपर भी इन्होंने वर्क किया हुआ है. उसके बाद चीनी जो शुगर होती है वो शुगर केन में से मिलती है, तो उन्होंने शुगर केन के ऊपर भी काम किया हुआ था, मतलब किसने? नॉर्मन ई बोरलग ने. और फिर उन्होंने काम किया हुआ था मिलेट्स के ऊपर. तो ये सारे जो मिलेट्स है वो भी काफ़ी वैल्यूएबल है. तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन राइस प्रोडक्शन. तो राइस प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. Keep it in mind, 1960 to 1970 year is considered as Green Revolution year. Okay, then rice. So as we know that wheat, it was 11 million ton, then turned into the 75 million ton. Same way there is a rice also. Rice before plant breeding it was only 35. Before plant breeding it was 35 million ton, but after use of plant breeding it turned into the 89.5 million ton. It is also the huge growth. It is also huge growth. मैं आपको wheat के बारे में बताना भूल गया. अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा wheat प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो तो हमें पता है पंजाब में पूरे इंडिया में कहो या तो एशिया में कहो, पंजाब में सबसे ज्यादा wheat प्रोड्यूस होता है. और लेकिन अगर हम ये देखें तो पंजाब में कहाँ एग्जैक्टली, तो पंजाब में मालवा नाम की एक जगह है, मालवा पंजाब आप नोट करके रखिए, ये केबीसी में भी पूछा गया है. मालवा पंजाब इज द सिटी, और यू कैन से यू कैन से तालुका place or something, I don't know exactly, but Malwa Punjab is the area where there is a maximum wheat production takes place in the India. Okay, so rice production was 35 million ton before plant breeding, but after applying plant breeding in rice crop production it is turned into the 89.5 million ton.
इवन तो राइस की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। कौन सा बायो फर्टिलाइजर, लाइक सियानोबैक्टीरियम वहां पे यूज कर सकते हैं। सो राइस में भी ऐसा ही है, जस्ट लाइक हाई yielding and you can say semi dwarf variety, high yielding plus semi dwarf variety। high yielding भी है, सेमी ड्वार्फ, जैसे मैंने आपको वीट में कहा हाई यील्डिंग मतलब जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, और सेमी ड्वार्फ वैरायटी मतलब जिसकी हाइट कम हो। तो ऐसे जैसे वीट में कल्याण सोना और सोनालिका थे, और राइस में होते हैं ये दो, जया एंड रत्ना। जया एंड रत्ना आर द टू हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। एंड इफ यू थिंक ओनली अबाउट द हाई यील्डिंग, so there are some high yielding also in the rice, just like Vijaya, Padma, Kanti and Jayanti। Guys, these are looking like the names of a girls, but it is the names of a rice। राइस के कुछ स्पीसीज हैं जिनके नाम नॉर्मनी बोरलन ने ऐसे रखे हुए थे, विजया, पद्मा, कांति, जयंती। ये कौन से हैं? ये है हाई यील्डिंग वैरायटी। लेकिन हाई यील्डिंग प्लस सेमी ड्वार्फ वैरायटी में कौन आते हैं? जया एंड रत्ना आते हैं। अब हम देखते हैं शुगर केन के बारे में, ठीक है। जस्ट लाइक मैं इस कॉलम में आपको शुगर केन बताता हूँ। सो शुगर केन की एक फेमस वैरायटी है जो है सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। तो व्हाट इज द सैकेरम ऑफिसिनेरम? सैकेरम ऑफिसिनेरम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीसीज ऑफ शुगर केन इन अवर इंडिया। सैकेरम ऑफिसिनेरम हमारे पूरे इंडिया में सबसे प्रचलित, सबसे फेमस ये शुगर केन की स्पीसीज है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसी होती है, इट कैन ग्रो यू कैन से इजीली इन साउथ इंडिया में इजीली ग्रो हो जाता है, बट नॉट इन नॉर्थ इंडिया। प्रॉब्लम ऐसी है कि ये वाले जो प्लांट है शुगर केन सैकेरम ऑफिसिनेरम, ये साउथ इंडिया में पहले इजीली ग्रो हो जाते थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं ग्रो होते थे। फिर यहाँ पे कौन सी टेक्निक अप्लाई की गई? यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज किया गया। अब प्लांट ब्रीडिंग कैसे यूज किया गया? देखिए, जो प्लांट साउथ इंडिया में ग्रो हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जैसे उस प्लांट को लगाते हैं तो वहां पे डिसीजेस ज्यादा हो जाती है उस प्लांट को। तो हमने इन द सेंस बायोलॉजी वालों ने, नॉर्मन ई बोरलन ने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक ऐसे यूज किया, सैकेरम ऑफिसिनेरम प्लांट को एक नॉर्थ इंडियन प्लांट के साथ ब्रीड किया, और वो नॉर्थ इंडियन प्लांट डिसीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी वाला है। आपको पता है, मैंने जो से आपको प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाया, तो डिसीज रेजिस्टेंट नॉर्थ इंडियन वैरायटी ऑफ प्लांट से इस सैकेरम ऑफिसिनेरम को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद नॉर्थ इंडियन प्लांट के जो डिसीज रेजिस्टेंट के फीचर हैं वो इस वाले प्लांट में आ गए। फिर ये प्लांट अब पूरे इंडिया में कहीं पे भी ग्रो हो सकता है। आर यू गेटिंग? सो दिस इज डन बाय द टेक्निक कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग। सो ये कुछ है प्लांट ब्रीडिंग की कुछ एप्लीकेशन शॉर्ट में थे। अब हम और डिटेल में जाते हैं। सो अब तक मैंने आपको क्या बता दिया? एप्लीकेशंस ऑफ अ प्लांट ब्रीडिंग इन व्हीट प्रोडक्शन, applications of plant breeding in rice production, applications of plant breeding in the sugarcane production, and applications of plant breeding in the millets production। Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में। हमारे स्टेट बोर्ड में काफी सारे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं इनके बारे में। सो लेट्स टॉक। Plant breeding for disease resistance। यस, अब ये देखिए ये कंसेप्ट क्या है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट। मतलब हमें प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक करने के बाद एक ऐसे प्लांट के वैरायटी बनाने हैं जिनको बीमारियां नहीं होती है। मान लो मैं एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक वीट का प्लांट है, ठीक है। उस वीट के प्लांट को एक डिसीज लगती है, जैसे हम कहते हैं हिल बंट लीफ या तो स्ट्राइप रस्ट। एक वीट का प्लांट है जिसको हिल बंट डिसीज होती है या तो स्ट्राइप रस्ट डिसीज होती है।
लेकिन हम क्या करेंगे, उस वीट प्लांट को दूसरे डिसीज रेजिस्टेंट वीट प्लांट से क्रॉस करेंगे, और जैसे हम क्रॉस करेंगे तो नया प्लांट आएगा, नया वीटी प्लांट आएगा, फिर हम उसे नया नाम देंगे, जैसे हिमगिरी ऑफ वीट। तो ये एक एग्जांपल है, हिमगिरी ऑफ वीट इज अ रेजिस्टेंट टू द लीफ बंट स्ट्राइप एज वेल एज स्ट्राइप रस्ट। तो ये जो है हिमगिरी नई वैरायटी है वीट की, इन डिसीजेस के अगेंस्ट काम कर सकती है। तो इस वाले टॉपिक में हम क्या देखेंगे, इस वाले टॉपिक में हम वही देखेंगे कि पहले एक स्पेसिफिक प्लांट की स्पीसीज है जिसको बीमारियां लगती थी, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से उनके अंदर ये बीमारी अब नहीं लगती है, वो पावरफुल बन जाते हैं। तो ये ऐसी टेक्निक है। अब ये जो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट है वो हम दो टेक्निक से कर सकते हैं, हम ये दो टेक्निक से कर सकते हैं। एक टेक्निक होगी, पहली वाली टेक्निक होगी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, और दूसरी जो टेक्निक होगी वो होगी म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्निक। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वी कैन क्रिएट अ न्यू वैरायटी ऑफ अ प्लांट व्हिच इज हैविंग डिसीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। हम एक प्लांट नया बना सकते हैं जिसके अंदर डिसीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये करने के लिए हमें दो टेक्निक करनी पड़ेगी। वी हैव टू अप्लाई द टू डिफरेंट टेक्निक टू डू दिस। वन इज अ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, सेकंड वन इज mutation technique. So first of all I'll tell you hybridization technique. So what is hybridization technique? Hybridization technique is a very common basic technique which we apply for the plant breeding. Like it has a 5 step. First, collection of variability. Second, evolution and selection of parents. Third, cross hybridization. Fourth, yes, testing, release and commercialization of new cultivars. And fifth, selfing and release. सेल्फिंग एंड रिकॉम्बिनेंट, सेल्फिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो ये 5 स्टेप जो हमने प्लांट ब्रीडिंग में देखी, वो पांचों टेक्निक यही है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन से दो अलग अलग प्लांट बनाए गए हैं। एक प्लांट है हिमगिरी ऑफ वीट। तो ये कौन सा प्लांट है? हिमगिरी ऑफ वीट इज अ न्यू वैरायटी ऑफ वीट। हिमगिरी ऑफ वीट इज अ न्यू वैरायटी ऑफ वीट which is against which disease? Hill bunt of leaf, hill bunt of leaf and stripe rust. So previously old variety of a wheat was affecting by the disease called hill bunt of leaf as well as stripe rust. But we have prepared a new variety of a wheat which is by the plant breeding technique, and that new variety is called Himgiri of wheat. Now it is fully resistant against hill bunt of leaf and stripe rust. समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? पहले जो पुरानी स्पीसीज थी वीट की, उनको हिल बंट ऑफ लीफ डिसीज होती थी और स्ट्राइप रस्ट डिसीज होती थी, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद एक नई वीट की वैरायटी बनाई गई, जिस वीट को हमने नाम दिया हुआ है, मतलब बायोलॉजी फील्ड में नाम दिया हुआ है हिमगिरी ऑफ वीट। और हिमगिरी ऑफ वीट को अब ये डिसीजेस नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते हैं? हिल बंट ऑफ लीफ और स्ट्राइप रस्ट नाम के डिसीजेस अब नहीं होते हैं। दूसरी एक एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल है जस्ट लाइक पुसा गोरो। यस, व्हाट इज अ पुसा गोरो? सो नहीं, पुसा गोरो नहीं, ये पुसा सदाबहार है। पुसा गोरो दूसरा होता है, पुसा सदाबहार। तो क्या है पुसा सदाबहार? पुसा सदाबहार is actually the new variety of a chili which is it's a new variety of chili and it is against leaf curl mosaic virus. Leaf curl mosaic virus. So there was an old variety of a chili which was suffering from infection called leaf curl mosaic virus, but that chili variety was plant bred and new variety of chili was prepared. It was called as a Pusa Sadabahar, and now this a new variety of chili is fully against the leaf curl mosaic virus. जैसे हमने वीट में देखा, यहाँ पे हिमगिरी में वैसे ही है। पुसा सदाबहार ये जो चिली की वैरायटी है, ये वैरायटी इस बीमारी से फुल्ली फ्री है। ये जो बीमारी है लीफ कर्ल मोज़ेक वायरस, वो ओल्ड चिली में होती थी,
लेकिन ये जो नई चिली की वैरायटी पुसा सदाबहार, इसको ये वाली बीमारी नहीं होती, बिकॉज ये कौन सी टेक्निक से प्रिपेयर की गई है, ये प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से प्रिपेयर की गई है। अब म्यूटेशनल ब्रीडिंग भी होता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन नाइट्रोजन बेसेस आर नॉट properly pair or when they are improperly pair, like adenine should pair with a thymine, but suppose if adenine is pairing with a guanine or cytosine, then it is called mutation. So कभी कभी प्लांट में म्यूटेशन ब्रीडिंग भी की जाती है सिंथेटिकली, हम खुद इच्छा से इंटेंशनली म्यूटेशन कोज कर सकते हैं। तो अगर हम म्यूटेशन कोज करके प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अगर हम म्यूटेशन कोज करके प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे म्यूटेशनल ब्रीडिंग। ऐसी एक वैरायटी हमने बनाई हुई है, जस्ट लाइक हमने बनाई हुई है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मतलब बायोलॉजी फील्ड में बनाई हुई है, तो वो है मूंग बीन्स। तो ये मूंग बीन्स की एक नई वैरायटी बनाई है, मूंग बीन, और ये कौन से डिसीज के अगेंस्ट है, इट इज अगेंस्ट येलो mosaic virus. So this new variety of you can say mung bean is against the yellow mosaic virus, but previously it was not against, it was suffering from this disease. So this is plant breeding for disease resistant by the hybridization and mutation technique. So now we are going to see one more applications of a plant breeding for improving food quality. So plant breeding for improve food quality. तो अब तक हमने प्लांट ब्रीडिंग के ऐसे एप्लीकेशन देखे, जैसे वीट में, राइस में, शुगर केन में, मिलेट्स में, वो क्या थे, वो क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, ठीक है। फिर इसके पहले हमने जैसे पुसा सदाबहार वैरायटी ऑफ चिली, हिमगिरी ऑफ वीट, ठीक है, मूंग बीन्स, ये जो वैरायटी देखे वो हमने डिसीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी के लिए देखे। लेकिन अब ये जो टॉपिक है हमारा वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। तो इसके अंदर हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, फूड क्वालिटी के ऊपर इम्प्रूव। फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। तो क्लियर बात है ये, हिमगिरी ऑफ वीट, पुसा सदाबहार वैरायटी ऑफ चिली एंड मूंग बीन्स, इट वाज फॉर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन द प्लांट अगेंस्ट डिसीजेस। वीट, राइस, sugarcane, millets, it was for the increasing food quantity, but this topic is main focus on the increasing food quality. So you can improve the food quality by doing the two different method. First technique is nothing but the selective breeding. Second technique is nothing but genetic modification, and third technique is biofortification. That is a common one, I'll tell you this. Yes, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। बायोफोर्टिफिकेशन, चलो मैं आपको पहले बायोफोर्टिफिकेशन ही समझा देता हूँ क्योंकि एकदम इजी कंसेप्ट है। Biofortification is different than the normal ordinary fortification, because in normal ordinary fortification we are supplying nutrient, we are supplying water, we are supplying fertilizer, everything, then plant is growing. But biofortification is different than the ordinary fortification, in which we are preparing a variety of a plant which can on self increase the quality of a content, on self increase the production content, like good protein, good nutrient, good carbohydrate, good lipid, good vitamin and minerals. बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जो नॉर्मल फोर्टिफिकेशन से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल फोर्टिफिकेशन में प्लांट को वाटर देना पड़ता है, फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं, फूड न्यूट्रिएंट सब देने पड़ते हैं। लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन टेक्निक से हम प्लांट को ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो खुद अपने अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल की, कार्बोहाइड्रेट की, सभी की क्वांटिटी वो खुद ही बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही उनकी क्वालिटी बढ़ती है। तो ये वाले टेक्निक को हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। हमें मेन इन दोनों के बारे में देखना है। अब ये देखिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग, हमें ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब इन दो अलग अलग प्लांट को मिला के हमें एक नया प्लांट बनाना है जिसके अंदर ये वाली क्वालिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ,
हाइब्रिड वैरायटी ऑफ वीट। अब नॉर्मल जो वीट थी उनके अंदर अमाइनो एसिड की क्वांटिटी कम थी, लेकिन दो अलग अलग प्लांट के, फॉर एग्जांपल ये समझ लो ये एक प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर अमाइनो एसिड की क्वांटिटी है लाइसिन अमाइनो एसिड की, और ये एक प्लांट है जिसके अंदर अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। अगर हम इन दोनों प्लांट को आपस में क्रॉस कर देते हैं बाय प्लांट ब्रीडिंग, तो क्या होगा, एक नया प्लांट बनेगा। और इस प्लांट में क्या होगा, इस प्लांट में डबल क्वांटिटी ऑफ लाइसिन एंड डबल क्वांटिटी ऑफ ट्रिप्टोफैन, डबल क्वांटिटी ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। तो ये वाला जो प्लांट था इसके अंदर लाइसिन की क्वांटिटी अच्छी थी, ये इस वाले प्लांट में ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की क्वांटिटी अच्छी थी, और ये दोनों अमाइनो एसिड हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छे हैं। अगर इन दोनों प्लांट को हम क्रॉस कर लेते हैं आपस में, तो एक नई प्लांट की वैरायटी आएगी जिसमें लाइसिन अमाइनो एसिड भी मिलेगा, ट्रिप्टोफैन भी मिलेगा, और बल्कि डबल क्वांटिटी में मिलेगा। तो इन दोनों प्लांट को हमने सिलेक्ट किया और हाइब्रिडाइज किया। इसके लिए इस टेक्निक को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये तो था वीट वैरायटी, ठीक है। ऐसे ही हम राइस में भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस। अब राइस की अगर हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो उसमें क्या होगा, सो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस है 5 times more iron and high protein। तो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस जो है उसमें 5 times आयरन की क्वांटिटी ज्यादा है और प्रोटीन की क्वांटिटी भी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये जो हाइब्रिड वैरायटी है राइस की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ये कैसे की गई होगी, एक राइस का प्लांट होगा जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी काफी ज्यादा होगी, और दूसरा प्लांट होगा राइस का जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम इन दोनों प्लांट को क्रॉस कर लें तो क्या होगा, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस विल हैव अ मोर आयरन एंड हाई प्रोटीन। Genetic modification. What is genetic modification? See, example of this genetic modification is golden rice. मैं आपको बताता हूँ. See, this one you can say white rice cross with either maize plant, either daffodil plant, or either Erwinia plant. अगर हम व्हाइट राइस को डेफोडिल प्लांट या तो इरविनिया प्लांट या तो मेज प्लांट, इन तीनों में से किसी के साथ भी क्रॉस करते हैं तो वो व्हाइट राइस क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो राइस है ना गोल्डन राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, ये देखिए मेज, डेफोडिल और इरविनिया, इन तीनों के अंदर बीटा कैरोटीन जीन्स होती हैं, और ये जीन्स क्या प्रोवाइड करती है, विटामिन ए प्रोवाइड करती है। मतलब नॉर्मल राइस खाने से हमें क्या मिलता है, ज्यादा से ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कुछ मात्रा में हमें प्रोटीन भी मिलता है, लेकिन हमें कभी भी विटामिन ए नहीं मिलता। लेकिन देखिए हम जो इंडियन है, इंडियन ऑलमोस्ट एक टाइम लंच एक टाइम डिनर, 7 दिन में अगर हम 14 टाइम ये खाते हैं तो 14 टाइम में से इनमें से नियर अबाउट 5-6 बार तो राइस खाते हैं। हमें विटामिन ए की डिफिशियंसी होने के कारण आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम राइस 5-6 बार खाते हैं, अगर उस राइस में विटामिन ए होगा तो बेटर है, क्योंकि जनरली विटामिन ए हमें स्पिनच से मिलता है, आंवला से मिलता है, बीटरूट से थोड़ा बहुत मिलता है, कैरेट से मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें विटामिन ए राइस से मिलने लग गया तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, काफ़ी बेटर हो जाएगा, क्योंकि हम राइस अगर हम डेली एक दिन छोड़ के भी खाते हैं तो हमें हमारी बॉडी में विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। So golden rice is a new variety of a rice which is slightly golden in color, not white in color, because this white rice has a cross with a maize, daffodil and Erwinia plant which have a beta carotene genes, and that genes gives a golden color to the rice as well as it gives a pro vitamin A. And once we eat such golden rice, when it comes to the hydrochloric acid of our stomach, it converted into active vitamin A. So this topic is fully related to applications of plant breeding in detail. हमने application of plant breeding किस में देखा, application of plant breeding in wheat variety,
rice variety, sugarcane, millets, then application of plant breeding for disease resistant variety like himgiri or wheat, pusa sadabahar variety of chili, and mung beans, and then applications of plant breeding for improving food quality like biofortification, then selective breeding, example wheat variety, rice variety, genetic modification, example golden rice. Thank you.